हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री और केमिस्ट्री में। और हम लोग जीओसी के 11th पार्ट में हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बच गया था, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आएगी जब अल्फ़ा हाइड्रोजन इक्वल होंगे। जैसे अगर ये एल्कीन है और ये एल्कीन है, दोनों एल्कीन एक जैसे ही दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम होगा। देखिए कैसे, इसे क्लॉज कीजिए। इसे जब आप क्लॉज करेंगे तो ये अल्फ़ा, तो नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन देखिए कितने आएंगे, 6 आएंगे। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। और इसी तरह से इसे अगर हम क्लोज कर लेंगे तो दिस इज अल्फ़ा, दिस इज अल्फ़ा, तो नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने आएंगे, 6 आएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। तो इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि फिर स्टेबिलिटी को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन भी 6, इसके भी 6 हो गए, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं, तो देखिए इसका भी 6 और इसका भी 6। अब स्टेबिलिटी को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो देखिए कैसे डिफ़ाइन करना है, मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए समझते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये दोनों कैसा है, सेम साइड है, सेम साइड है। अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, तो ये जो CH3 है और ये जो CH3 है, दोनों सेम साइड है। इट मीन्स ये यहाँ से प्लस आई और प्लस आई पर कंजुगेशन, यहाँ से भी प्लस आई और प्लस आई पर कंजुगेशन। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर दोनों ग्रुप यूनिडायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा रहे हैं तो स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। और यहाँ देखिए, इधर से अगर आप देखेंगे CH3 है, CH3 है, ये हो गया प्लस आई, ये हो गया प्लस SC, और ये देखिए प्लस आई प्लस SC। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन से रिपेल कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आए कि ये अपोजिट में हो तो हमें इससे कंपैरिजन करना है। तो ये एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी कम हो रही है। और यहाँ पे देखिए यूनिडायरेक्शन है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ भी नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 6। और ये देखिए, ये सिस वाला पार्ट है, ये भी नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। अब फिर इसमें स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, तो चलिए इसे भी डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो इसे कैसे आप स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। तो क्या करना होगा, ये देखिए, ये प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे। और यहाँ देखिए, ये सिस फॉर्म में है तो यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है। तो अभी मैंने बताया कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन है, ये कैसे हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो रहे हैं, और ये कैसे है, सेम डायरेक्शन है, तो अभी भी स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। अच्छा, एक हमने फर्स्ट ईयर में GI पढ़ा था, इसे हम बाद में डिस्कस भी कर लेंगे जिन्हें नहीं मालूम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो उसमें क्या होगा, ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्म है इसकी। देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म कह रहा हूँ मैं, इसे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर ये CH3 अपोजिट हो तो ट्रांसफॉर्म कहलाता है। और इसे अगर मैं लिखूं तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H। अगर इस तरह से हो तो ये सिस फॉर्म कहलाता है। तो जब CH3 सेम साइड होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस क्राउडिंग होगा, और स्पेस क्राउडिंग से स्टेबिलिटी कम होगी। और ये देखिए, बड़े वाले ग्रुप दोनों अपोजिट साइड दूर हैं तो स्पेस क्राउडिंग इसके कंपैरिजन में, सिस के कंपैरिजन में यहाँ पे कम होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो देंगे वो आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा जो यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब सेम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएगा। फिर यहाँ पर हम लोग ट्रांस, इसके बाद ट्रांस,
और लास्ट में जाएगा सिस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन IIT और नीट में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसका सिस फॉर्म हो गया। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट या इफ़ेक्ट कहिए, जिसका नाम क्या है, रेजोनेंस। और ये बच्चों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट है। अगर आपने इस पर कमांड कर लिया रेजोनेंस पे, रेजोनेंस इफ़ेक्ट पे, तो आपको केमिस्ट्री को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसे, जिसे मैं डिस्कस कराने जा रहा हूँ, और बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं रेजोनेंस। देखिए इसमें सबसे पहले मैं कार्बोनेट आयन लेता हूँ। देखो CO3 2 नेगेटिव, इसका मीनिंग है कि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। इतना समझ रहे हैं कि इस पर 2 नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा। इसके मतलब यहाँ से 2 H+ हटे होंगे, कोई भी 2 पॉजिटिव वाले हटे होंगे। जैसे मान लीजिए H2CO3 है, अगर इससे हटा होगा 2H+ CO3 2 नेगेटिव, ये आ गया, ये देखिए नेगेटिव वाला आ गया। तो ये हमने ले लिया। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन है कि ये जो कार्बोनेट है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। देखिए यहाँ है डबल बॉन्ड और यहाँ है सिंगल बॉन्ड। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑल CO बॉन्ड्स आर इक्वल, कि इसके जितने भी CO बॉन्ड हैं, चाहे वो आपको डबल दिख रहे हैं चाहे वो सिंगल दिख रहे हैं, ये ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। अब थिंक करने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, हम ऐसा क्यों कह दे रहे हैं कि सारे बॉन्ड इक्वल है। और अगर मैंने कह भी दिया कि सारे बॉन्ड इक्वल हैं तो कोई भी बच्चा क्वेश्चन ज़रूर अराइज करेगा कि हाउ टू एक्सप्लेन कि ऑल CO बॉन्ड्स आर इक्वल। तो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कहा जा रहा है कि सारे बॉन्ड इसके इक्वल है। जरा देखिएगा, यहाँ पर मैं ऐसे इसके स्ट्रक्चर बनाता हूँ, क्योंकि जो ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसे हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने होंगे। तो चलिए बनाते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे नेगेटिव, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने नेगेटिव इस वाले को इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलिए आगे ज़रा बढ़िए, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, देखिए ये नेगेटिव है और ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। तो अब क्या होने वाला है, अब जो ये सिंगल है ये तो यहाँ से यहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ। तो ध्यान रखना है, जब भी लॉन पेयर हो, सिंगल हो, डबल हो, तो इट मीन जो सिंगल है वो बन जाएगा डबल और जो डबल है वो बन जाएगा सिंगल। तो ये देखिए ये क्या बनने वाला है, इट मीन्स ये बनेगा डबल, ये बनेगा आपका डबल और ये वाला बनेगा अब सिंगल। ये देखिए सिंगल बन गया और ये आपका आ गया, ये देखिए सिंगल, ऐसे ही बनेगा। बात समझ में आ गई। अब चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला कन्वर्ट हो गया, ये सिंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इस वाले को जरा देख लेते हैं। अब लॉन पेयर, सिंगल, डबल। देखिए तो ये क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ और ये वाला आ गया यहाँ। ठीक है, अब इस वाले को तो बनाएंगे डबल। देख लीजिए ये बनेगा डबल, ये हो गया आपका सिंगल, देखिएगा ध्यान से, सिंगल। और ये वाला भी एज इट इज लिख लीजिए। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। अब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, जो इस तरह के हमने स्ट्रक्चर बनाए इन्हें क्या कह रहे हैं, इन्हें हम कह रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं इन्हें हम। तो देखिए कितने हमने बनाए, 3। तो इसे मैं क्या कहने वाला हूँ, केमिस्ट्री की टर्म में हम लोग इसे कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसी को क्या कह देते हैं, हाइपोथेटिकल
स्ट्रक्चर कह देते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कह देते हैं। इसी को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह देते हैं, है ना, कैलकुलेट स्ट्रक्चर कह देते हैं, इस तरह से, है ना। जब बेंजीन का केस लेंगे तो कैलकुलेट स्ट्रक्चर भी कहने लगते हैं। तो ये समझ में आया आपको। तो ये क्या बना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़े। तो आपको पता क्या चलेगा कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसमें देखिए कितने हैं, 3। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 3। 3 ऑक्सीजन है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। भाई इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इन तीनों को मैं क्या कर दे रहा हूँ, मिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इन तीनों स्ट्रक्चर को जो मिक्स करके हम बनाएंगे उसे कहेंगे रियल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखिए इन तीनों से मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओ, ये हो गया ओ, और ये तीनों ओ से जोड़ दिए। अब देखिए इस वाले को देखिए, क्या ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ, तो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना रहा हूँ। फिर देखिए ये वाला भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये भी बना दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट वाला ये भी है तो ये भी बना दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, और 2 नेगेटिव चार्ज को हमें कितने में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 लोगों में उसे बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, बहुत ही आसान है, 3 लोगों में बांटना है। इट मीन्स ये निगेटिव है, पहले निगेटिव कर लूँ। देखिए ये वाला निगेटिव है, फिर ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो ये सारे कैसे हैं, निगेटिव है। तो इसके ऊपर चार्ज कितने का आएगा, -2/3। समझ में आ गया होगा भाई। 3 ऑक्सीजन पे निगेटिव था, मेरे पास टोटल -2 चार्ज था, 3 लोगों में बांट दिया मैंने, तो कितना आ गया, -2/3, -2/3, -2/3। देख लीजिए ये आ गया ना, इसे ऐड कर लीजिए, ये कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा। देख लीजिए -6/3 -2। बताइए बात समझ में आ गई। तो ये क्या बनाया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे मैं कहूँगा ये रियल स्ट्रक्चर है। अभी इसे देख के हम बता देंगे कि ये जो आप कह रहे हो कि ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, तो इससे मैं समझा दूंगा। और इसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं। तो ध्यान से समझना है इसे, एक एक पॉइंट को। तो देखिए इसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या बात समझ में आई। अब देखिए क्यों इक्वल है, यहाँ पे ज़रा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए सब डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहे हैं, सब डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहे हैं। तो अगर इसका मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो मैं बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सिग्मा और पाई काउंट कर लीजिए, कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा 1 पाई, इसके मतलब 4 हो गए। और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3, तो ये कितना आ गया 1.33। इसका मीनिंग क्या है, एक बॉन्ड तो कंप्लीट बन गया, और 0.33 ये हमने पार्शियल से दिखा दिया, मतलब ये 1 और 2 के बीच में है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सारे बॉन्ड क्यों इक्वल है, क्योंकि सारे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहे हैं। तो ये हमने किसके बेस पे समझाया, ये हमने समझाया ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बात समझ में आई। इट मीन्स हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन करें, देखिए अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करने वाले हैं, समझिए उसे। इट मीन्स मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन करूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे, दोज मॉलिक्यूल्स which properties, those properties can be explained by 2 or minimum 2 or more structures. Such type of phenomena is known as resonating structure। ये बात समझ में आ गई। तो ये मीनिंग है कि बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत से ऐसे आयंस हो सकते हैं
ठीक है, जैसे कार्बोनेट आयन था। तो बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत से ऐसे आयन्स हैं जिनको हम लोग एक स्ट्रक्चर के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए मिनिमम 2 और 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब आप 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना के उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बताते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपसे बेंजीन की अगर हम बात करें तो समझिएगा ज़रा कि इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेंजीन को। देखिए इसमें क्या होगा, हम सिंगल बॉन्ड सी की डिस्टेंस जानते हैं कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। डबल बॉन्ड का कितना होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। ट्रिपल बॉन्ड का कितना होता है, 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये डिस्टेंस हमें मालूम है। इट मीन्स अगर मैं इस डिस्टेंस को इसके बेस पे अगर इसकी डिस्टेंस बताऊंगा तो मैं कितना लिखने वाला हूँ, डबल बॉन्ड का 1.34 एंगस्ट्रॉम, और अगर सिंगल बॉन्ड का लिखूंगा तो कितना लिखने वाला हूँ, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये मैंने इसके बेस पे बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल देखा जाए, बाय एक्सपेरिमेंट जब देखा गया तो जो इसका चाहे वो डबल था चाहे सिंगल था, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी बोथ आर इक्वल, और इनकी जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस कितनी थी, वो डिस्टेंस थी 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो फिर क्वेश्चन अराइज हो गया, बताइए क्या, हाउ टू एक्सप्लेन। फिर क्वेश्चन अराइज हो गया कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देख लेते हैं, इसे भी देखते हैं। चलिए आइए बात कर ली जाए। देखिएगा ध्यान से, इन पॉइंटों को आप देखते रहिए। देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंगल स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्यों इक्वल है। देखिए एक स्ट्रक्चर ऐसे बना है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। देखिए डबल बॉन्ड चेंज हो जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इसे आप एज्यूम करें उठा के इसके ऊपर रख दें तो सब जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये दोनों आपने जो स्ट्रक्चर बनाए, ये कौन से स्ट्रक्चर है, ये कैकुले स्ट्रक्चर कह सकते हैं, कैकुले स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। बताइए समझ में आ रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अब देखिए इन दोनों से हम अब इसे इन दोनों से क्या बनाया जा रहा है, हाइब्रिड। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इस वाले कार्बन पकड़िए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ये देखिए 1 2 और 1 2, देखिए यहाँ डबल और यहाँ सिंगल, इट मीन्स यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। इसी तरह देखिए यहाँ डबल यहाँ सिंगल, इट मीन्स यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो ये देखिए क्या मीनिंग हो गया, इसके मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ की इक्वल है, क्योंकि जो हमें सिंगल दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा है। इसलिए इसमें सारे बॉन्ड लेंथ कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो किसके बेस पे आपने समझाया, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेस पे। और ये क्या बना, ये बना रियल स्ट्रक्चर जिसके बेस पे हम बता रहे हैं, और ये आपने इन दोनों को मिक्स करके बनाया, तो इसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहेंगे। तो इतनी बात समझ में आई आपके, बताइए। तो ये किसके बेस पे हमने समझा लिया, हमने समझा इसे ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपसे बात करेंगे कि फिर रेजोनेंस के बारे में बात की जाए कि जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, हमने कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराया कि एक जगह सिंगल बन गया, एक तरफ डबल बन गया, ये सब कैसे हुआ। तो अब हम बढ़ रहे हैं रेजोनेंस की तरफ। तो एक बात तो समझ में आ गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे रेजोनेंस पे, तो बहुत ध्यान से देखिए और अच्छी तरह समझते रहिए। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं रेजोनेंस पे कि फिर रेजोनेंस का मीनिंग क्या है। देखिए रेजोनेंस को समझते हैं कि फिर रेजोनेंस का मीनिंग क्या है। तो देखिए रेजोनेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, इसे डिफाइन करने के मूवमेंट ऑफ
मूवमेंट कह सकते हैं या शिफ्टिंग कह लीजिए, मूवमेंट या शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, सिग्मा अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ किसकी, मूवमेंट या शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेटेड सिस्टम to create positive and negative centers on moving from one center to another सेंटर। क्या मीनिंग है, मीनिंग समझते हैं। देखिए ये ध्यान रखना है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स की आप शिफ्टिंग कराने वाले हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, ये बात ध्यान रखना है आपको कि पाई इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा इसमें ये ध्यान रखना है किसमें, कंजुगेटेड सिस्टम। तो एक एक पॉइंट को समझना है, और एक एक पॉइंट आप समझ गए तो 100% आपको रेजोनेंस आ जाएगा, और ये आ गया तो समझिए आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब कौन कौन से पॉइंट आएंगे, उन पॉइंटों को भी ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो देखिए समझते हैं, पहले सबसे पहले समझते हैं कंजुगेटेड सिस्टम क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजुगेटेड सिस्टम, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम, देखिए कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होगा, या तो वहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे या अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और भी होंगे, लॉन पेयर के साथ मिलेगा, फ्री रेडिकल, वो अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सिंपली अभी समझ लें कि कंजुगेटेड सिस्टम का मीनिंग ये है कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। देखिए डबल सिंगल डबल, तो ये क्या है, कंजुगेटेड है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए सी डबल बॉन्ड सी, फिर सी, फिर यहाँ डबल बॉन्ड सी। अब नहीं है ये कंजुगेटेड सिस्टम। ये देखिए डबल सिंगल सिंगल हो गया, हमें क्या चाहिए, अल्टरनेट कह रहा हूँ, मतलब एक के बाद एक, मतलब ये डबल फिर सिंगल हो जाए, फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, इस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ सिस्टम क्या है, चेंज हो गया। यहाँ देखिए डबल है, फिर सिंगल सिंगल फिर डबल हो गया, तो इसका मतलब ये कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड का हो सकता है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सिंगल, ये देखिए डबल सिंगल और ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, इस तरह से। तो ये कैसा हो गया, कंजुगेटेड सिस्टम हो गया। अगर इसी तरह का दे दें सी ट्रिपल सी सिंगल सिंगल सी ट्रिपल सी, तो नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये हो गया कंजुगेटेड सिस्टम। अच्छा, कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा जहाँ मैंने मूविंग एंड शिफ्टिंग लिखा है, ठीक है ना, जैसे मैंने मूवमेंट या शिफ्टिंग लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब डीलोकेलाइजेशन का भी यूज किया जाता है कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेटेड सिस्टम टू क्रिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर। समझ पाए, मतलब डीलोकेलाइजेशन का भी मीनिंग समझना जरूरी है। और कंजुगेटेड सिस्टम तो समझ में आ गया। तो अब ये नया पॉइंट निकल के क्या है, डीलोकेलाइजेशन। तो एक होता है, एक केमिस्ट्री में टर्म होता है डीलोकेलाइजेशन और एक टर्म होता है लोकेलाइजेशन। तो इसे भी देख लिया जाए कि डीलोकेलाइजेशन और लोकेलाइजेशन क्या है। देखिए इसका भी मीनिंग समझते हैं डीलोकेलाइजेशन का। तो एक एक पॉइंट को बहुत आराम से समझते रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे डीलोकेलाइजेशन के बारे में बात कि डीलोकेलाइजेशन क्या है। और एक शब्द देखने को मिलेगा आपको, लोकेलाइजेशन, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए
कैसे समझना है, डीलोकेलाइजेशन का क्या मीनिंग है उसे ज़रा समझिए। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, और ले लिया मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब हम चेक करते हैं क्या इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकेलाइज्ड हैं क्या, मतलब एक ही जगह देखने को मिले या दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम है। कैसे पता चला? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो देखिए अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ टूट के जाएंगे और ये वाले जाएंगे यहाँ। तो ये क्या हो गया, इसके मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं है, ये मूव कर रहे हैं। तो इसी का अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूव होने लगा, इफ़ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन यू आर सेइंग डीलोकेलाइजेशन। तो ये क्या हो गया, यहाँ जाएगा प्लस, ये CH सिंगल वाला डबल होके ये देखिए ये कहलाएगा डीलोकेलाइजेशन। ये डीलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया। अब देखिए लोकेलाइजेशन क्या है। अगर मैंने ऐसा ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए क्या यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, बताइए होगा? ध्यान दीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम है ही नहीं। देखिए डबल सिंगल सिंगल डबल, तो कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहीं पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स इसे क्या कहेंगे, लोकेलाइजेशन की, मतलब जो जैसा है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हुआ और अपनी जगह पे ही दिखाई दे रहे हैं, उसे हम कहेंगे लोकेलाइजेशन। तो ये बात समझ में आई? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिया, रेजोनेंस देख लिया, कंजुगेटेड सिस्टम देख लिया, डीलोकेलाइजेशन के बारे में जान गए, लोकेलाइजेशन के बारे में जान गए। अब हम बात करते हैं आपसे, अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, तो चलिए बात की जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं करेगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, इन चीज़ों को हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब मैं बताने जा रहा हूँ, उसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ मैं लेने जा रहा हूँ कंजुगेटेड सिस्टम को। तो देखिए यहाँ पे एक लिया मैंने कंजुगेटेड सिस्टम, देखिए ध्यान से, ये लिया मैंने कंजुगेटेड सिस्टम। तो अब माइंड में क्या आना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम का मीनिंग हो गया कि अल्टरनेट पोजीशन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। क्लियर? अब अगर आपने इसे अटैच कर दिया, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से अटैच्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में कौन कौन से आएंगे? क्या मैं इसे कह लूँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज? ये क्या बनाया मैंने, लोन पेयर। क्या इसे कह लूँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज? नेगेटिव चार्ज कह सकता हूँ। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गए। ध्यान से, तो यहाँ पर जैसे कंजुगेटेड सिस्टम है, मैं लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, देखना हो गया कंजुगेटेड सिस्टम। और इससे मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, मान लीजिए CH2 नेगेटिव, इसे अटैच कर दिया, इसे अटैच कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करना शुरू कर देंगे, इधर से इधर की ओर। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है उधर से किधर की ओर मूव करना शुरू कर देंगे, कंजुगेटेड सिस्टम की ओर। तो देखिएगा यहाँ से ये क्या होंगे, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो भी किस में पार्टिसिपेट करेंगे, इसे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये क्या होगा, ये आएगा यहाँ,
ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान रखिएगा, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये आए यहाँ और ये आए यहाँ, तो देखिए हो गया रेजोनेंस। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जब भी कंजुगेट सिस्टम किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से जुड़ा होगा तो वहाँ रेजोनेंस दिखाई देगा। तो धीरे धीरे आपको आइडिया लगता जाएगा जैसे जैसे हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए सिंगल, अब ये हो गया हमारा डबल, और डबल वाला सिंगल, और ये देखिए ये आ गया। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, समझ में आ गया एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो यहाँ पे सिंगल दिख रहा है वो यहाँ पे डबल, इसका मतलब वहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है लॉन पेयर ले लीजिए, सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा हो, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में और कौन आ सकते हैं भाई, डबल बॉन्ड भी तो आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिच ही माने जाएंगे, ठीक है ना। मैं इसके अल्टरनेट पोजीशन पे अगर डबल ले लूँ या ट्रिपल ले लूँ तो वो भी कैसे आसानी से सॉल्व होगा। जरा देखिए यहाँ पे, तो ये भी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में आएगा। तो समझ में आ गया, इट मीन्स या तो लॉन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये सारे किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में आएंगे। तो देखिए इसका भी बना देते हैं, जैसे CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा। तो इसमें भी रेजोनेंस लग गया, ये देखिए, और ये हो गया आपका नेगेटिव। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर मैं यहाँ लिख दूँ CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए ये ले लिया, तो अभी भी मूवमेंट हो जाएगा, ये देखिए। तो ये क्या बन गया है, ये कैसा हो गया नेगेटिव, और ये कैसा हो गया पॉजिटिव, ये देखिए बन गए। इट मीन्स 4 फैक्टर। तो ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में। तो ये कंडीशन तो यही है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं, और फिर आपको आगे मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, उसे जरूर आपको ध्यान रखना है, देखिएगा। तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया। अब जरा दूसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं कंजुगेटेड सिस्टम, और इसे अटैच कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज से। देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। इट मीन्स इधर से इलेक्ट्रॉन किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इधर कहाँ कर रहे थे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मूवमेंट किधर हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था, ये ध्यान रखिएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। और इधर किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आएंगे ये सारे इफेक्ट। देखिए अब कंजुगेटेड सिस्टम बनाते हैं, ये बना लिया हमने, ये बनाया डबल बॉन्ड CH। अब मैं यहाँ पे CH2 प्लस कर देता हूँ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी में एक तो प्लस और एक डॉट। बताइए प्लस भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और जहाँ फ्री रेडिकल वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये देखिए प्लस। और हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ये प्रिंसिपल मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा रेजोनेंस के केस में हमेशा, या कहीं भी आप देखें किसी भी रिएक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होगा वो हमेशा हायर टू लोअर होगा। हायर टू लोअर का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर हमेशा फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ अप्लाई हो रही है क्या, प्लस देखते ही आपके माइंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, और जहाँ डबल दिख रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, ट्रिपल देखेगा हाई, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हायर टू लोअर। इस पॉइंट को जो ध्यान रखना है, तो ये बिल्कुल नोट लगा के लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट
है, ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स pi electrons from higher electron density to lower electron density, ये होगा। हमेशा आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा, हायर टू लोअर। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए। क्यों मूव कर गए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये बना CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, ये बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट अगर आपने ध्यान रखे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा रेजोनेंस क्या है। चलिए ये तो इसके कंडीशंस की बात हो गई। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर हम आपसे बात करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें जब हम रेजोनेंस कराते हैं तो एक पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रेजोनेंस की कंडीशन में आएगा उसे हमेशा कैसा होना होगा, प्लेनर होना होगा। प्लेनर मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो कंजुगेटेड सिस्टम है या जो कार्बन के साथ आप कोई सा भी, अभी हम कितने लाए, जैसे मान लीजिए कार्बन C डबल बॉन्ड C लिया है, ऐसे लिखते हैं। मान लो मैं यहाँ पे C लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डबल बॉन्ड। एक तो डबल बॉन्ड लिखा, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड। और इससे हमने अटैचमेंट किसका किसका किया, एक तो प्लस का, एक डॉट का, एक डबल बॉन्ड का, एक ट्रिपल बॉन्ड का, एक लॉन पेयर का कर लिया और एक कार्बन एनायन का कर लिया, मतलब निगेटिव चार्ज का कर लिया। तो कितनी कंडीशन, 1 2 3 4 5 6। तो ये कैसे होने चाहिए, ये ध्यान रखना है, sp या sp2 वाले होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। जब प्लेनर होंगे तभी ओवरलैपिंग होगी और तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप? अब प्लेनर कैसे देखेंगे, चलिए ज़रा देख लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा इसे देखिए आप ध्यान से। ये क्या है, टेट्राहीड्रल फॉर्म में है, ये टेट्राहीड्रल, ये टेट्राहीड्रल है। तो ये देखिए ये प्लेनर नहीं है, ये ऊपर उठा हुआ है, तो ये प्लेनर नहीं है। अगर मान लीजिए इसे ऊपर वाला मैं निकाल देता हूँ, ये निकाल दूँ, तब ये प्लेनर हो जाएगा। जैसे अगर इसे मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये देखिए वो ऊपर से एक हटाया तो 3 बच गए, और 3 बच गए तो ये प्लेनर है। तो प्लेनर का मीनिंग क्या है, ये देखिए ये प्लेन सरफेस है और इसके ऊपर रख दिया मैंने। तो ये देखिए ये क्या सभी को टच कर रहे हैं, ये देखिए ज़रा, पहले 4 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड हटा दिया तो अब कितने 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। देखिए 3 बॉन्ड, और ये मैंने प्लेन पे रखा है, ये देखिए ये मीनिंग है प्लेन का। तो ये देखिए प्लेन हो गया ना, 3 बॉन्ड वाले प्लेन हो गए। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से देखिए जैसे ये डबल बॉन्ड, ये देखिए ये बीच में, ये देखिए ये भी प्लेन है। देखिए बीच में 2 डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये 2 कार्बन, तो ये भी प्लेन हो गया। देखिए प्लेन सरफेस, तो ये भी प्लेन हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह से ये देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, देखिए ये भी देखिए प्लेनर है ना, प्लेन पे। तो ये ध्यान रखना है कि प्लेनर है। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन, बीच में ट्रिपल बॉन्ड और ये दोनों कार्बन है। समझ में आ रहा है? तो ये भी प्लेनर। अब देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये बेंजीन है। अब अगर इसे मैं रखूं तो ये भी प्लेनर है, और ये प्लेनर है तभी ये रेजोनेंस दिखा रहा है। ये देखिए ये प्लेनर है ना, देखिए ये प्लेनर है। समझ पा रहे हैं? प्लेनर है। तो ये देखिए जैसे समझ लीजिए ये सब, ये कार्बन है 6 कार्बन, और ये हाइड्रोजन इससे अटैच है, और ये देखिए अल्टरनेट सिंगल और डबल है, ये सिंगल, ये डबल, सिंगल डबल सिंगल। तो ये कैसा है, ये देखिए ये प्लेनर है। तो बात समझ में आई, मतलब जो प्लेन पे लेटा हो। और इसी पे पी जो होते इसके पी ऑर्बिटल, ये ऊपर और नीचे, इसी तरह ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, वही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने ये क्या लिखा है कि जहाँ भी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ, कंजुगेटेड
सिस्टम के साथ sp2 होगा तो ये कैसे होंगे, प्लेनर, मतलब सेम प्लेन में होंगे, लेटे हुए सेम प्लेन में होंगे, और सेम प्लेन में होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाएगा। तो क्या इतनी बात समझ में आई आपको? तो इस तरह से मैंने आपको कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सिखा दिया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे, जल्दी समझ में नहीं आए। तो इस सेगमेंट में हम लोग यहीं पर डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट सेगमेंट में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।